चंद्रशेखर आजाद, कोई है मायावती के रेस में इस साल लगातार सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम की मीडिया पर सुर्खियां बटोरे हुए है। देख रहे हैं हम जिस प्रकार पूरे मेन स्ट्रीम का मीडिया और जो सोशल मीडिया भी है वहां पर लगातार जिस प्रकार जो बातें चल रही है, जो चर्चाएं बनी हुई है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री पद का आखिर कौन दावेदार होगा? क्या कांग्रेस जिस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, दूसरी ओर दलितों के बड़े नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज कहीं न कहीं देखते हुए नजर आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो अटकलें बने हुए हैं और ज्यादा बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनकी लगातार बातें चल रही, इनके ऊपर में भी लगातार की हुई है। तो ये तमाम तरीके से जो सवाल या निशान लगातार खड़े किए जा रहे हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, चंद्रशेखर आजाद या फिर इन दोनों की रेस में किस प्रकार बहन मायावती को देखा जा रहा है। तमाम सवाल या निशान बने हुए हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज के इस बैठक में हम चर्चा करेंगे। आज के इस पूरे के पूरे पैनल में हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है नेशनल चौपाल के एंकर, रिपोर्टर, को फाउंडर, इंजीनियर स्नेहा। इनसे इन तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे कि आने वाले लोकसभा 2024 में किस प्रकार बहुजनों की, दलितों की राजनीति होगी और इसी के साथ-साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर बहन मायावती हो, कौन आने वाले भविष्य के अंदर में बहुजनों का नेता। सबसे पहला सवाल यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि इस प्रकार पहला सवाल ही मैंने किया कि चंद्रशेखर आजाद या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर इन दोनों की रेस में बहन मायावती को कहाँ पर आप देखती है और किस तरीके से ये पूरा का पूरे जो अटकलें बने हुए हैं, क्या आने वाले भविष्य में इन तमाम चीजों के दिशा निर्देश होंगे या फिर किस तरीके से तमाम तस्वीरों को देखी जाएगी? धन्यवाद पराग। जैसा कि सवाल है आपका कि मुझे लगता है ये सवाल ऐसा है कि प्रधानमंत्री के रेस में बहन मायावती और उन्हीं के साथ साथ जी। खड़गे या चंद्रशेखर आजाद, किसको कौन बहन मायावती के साथ रेस में है, यही सवाल है। अच्छा, तो ये चंद्रशेखर और खड़गे, इन पर पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड पहले चेक कर लेते हैं। तो पहली खड़गे जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के रहने वाले और बहुजन समाज से आते हैं ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दलित समाज से आते हैं ऐसा बताने की कोशिश जो है वो कांग्रेस ने की है और पहला दलित अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस को बनाना पड़ा। तो उसी के साथ साथ जो दूसरा नाम आपने लिया है चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद कहीं पर भी किसी भी रेस में नहीं है। तो ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद जो है वो उनका नाम ऐसे ही डिलीट हो जाता है। वही दूसरा जो नाम है महत्वपूर्ण ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जैसा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है तो कांग्रेस की स्थापना इस तर्ज पर नहीं हुई थी कि इस देश के दलितों को, शोषितों को, वंचितों को उनके हक अधिकार दिया जाएगा या उन्हें इंसानियत का सलूक किया जाएगा, उनके साथ इंसानियत का सलूक किया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस नहीं बनी थी। कांग्रेस का अपना एक एजेंडा था होम रूल का। वो चाहते थे कि शासन किसी का भी रहे, प्रशासन जो है वो उनके हाथ में रहे, वो नियंत्रण में बने रहे, उनको उनकी भागीदारी लगातार मिलती रहे। यही कांग्रेस का पहले उद्देश्य रहा। लेकिन हमने देखा कि पंजाब के इलेक्शन में, पंजाब की विधानसभा इलेक्शन में अंतिम समय में कांग्रेस ने चन्नी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया। तो ये पहली बार कांग्रेस को लगा कि अब हमको दलितों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। मान्यवर कांचीराम साहब कहते हैं, जब से मैंने इस देश के अंदर समतामूलक समाज का आंदोलन चलाया तब से कांग्रेस में जो दलित नेता हैं उनके जो भाव है वो बढ़ गए। पहले दलितों को भाव नहीं मिलता था, उनका रेट तय नहीं होता था। लेकिन जब से आंदोलन मजबूत होने लगा तब से जो है दलितों को कांग्रेस में तवज्जो मिलने लगी, और ना सिर्फ कांग्रेस में बल्कि बीजेपी में भी। और जो ऐसे इंडिपेंडेंट लीडर निर्माण होते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो जिग्नेश मेवानी हो, ये इंडिपेंडेंट लीडर भी कहीं ना कहीं इसी बैकग्राउंड से आते हैं। बहुजन आंदोलन आगे ना बढ़े, बहुजन पॉलिटिक्स आगे ना बढ़े, तो ये जो है एक कंट्रोवर्शियल और काउंटर लीडरशिप की तरफ हम देखते हैं।
तो फिलहाल तो है जैसे कि आपको लगता है कि पीएम की रेस में आखिर है कौन? तो मैंने तो कहा एक नाम डिलीट हो गया है, अब दूसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे। जी कांग्रेस को ये लग रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, इनके नाम पर जो दलित वोट हमसे खिसक गया है, वो वोट हम वापस ले सकते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस ये सोचने पर जो है मजबूर हो गई है कि अब शायद मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं बन पाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उसी तरह के ये कह सकते हैं कि उसी तरीके से एक डमी दलित लीडर है, जिस तरीके के इसके पहले जो है रामनाथ कोविंद रहे। आज की तारीख में जिस प्रकार से दलित या फिर आदिवासी नेताओं को बीजेपी कांग्रेस बताती है, तो उसी प्रकार का रह गया। उन्हें लग रहा था कि दलित वोटों को मल्लिकार्जुन खड़गे लेकर आएंगे, बल्क में लेकर आएंगे, जो उनसे खिसक गया। तो वो एक कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि शायद अब नहीं हो पाएगा, तो अब वो अपने स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे हैं। तो फिलहाल जो है ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे लाइन में है, ना रेस में है, और ना ही चंद्रशेखर आजाद है। पराग, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, ये दोनों प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर रेस में तो नहीं नजर आ रहे हैं। तो फिर इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार दलित अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। क्या वो बड़ी वजह आप मानते हैं कि कांग्रेस को इस हद तक के मजबूर होना पड़ा कि अपनी गांधीवादी विचारधारा के चलते जो परिवारवाद लगातार जो कांग्रेस के अंदर में देखने को मिलता है, हर एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो गांधी परिवार से निकल कर आता है, ऐसी क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना कांग्रेस के लिए मजबूरी बन चुकी थी? इसमें 2-3 पक्ष हमको देखना पड़ेगा कि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स के। तो शुरू से ही जैसा बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी की अगर दोनों की पॉलिटिक्स अगर हम देखते हैं, तो गांधी जी को ये बिल्कुल भी मान्य नहीं था कि अछूतों का या फिर शोषित वंचितों का कोई अपना लीडर हो। वो चाहते थे कि मैं ही इनका लीडर बनूं। तो हीरो जो बनना है, हीरो हम ही बनेंगे और आप लोग जो है वो पीड़ित रहेंगे, ये पहले से मानसिकता कांग्रेस की रही है। बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर आजाद भारत में कभी जीत नहीं पाए चुनाव, लेकिन जब गुलाम भारत था तो बाबा साहब कई खाते के मंत्री रहे। बाबा साहब की पार्टी के कैंडिडेट जीत कर रहे विधानमंडलों में। लेकिन जैसे ही आजाद हो जाता है और पहला चुनाव 1952 में होता है, तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मिलाकर बाबा साहब को बुरी तरीके से हराते हैं। इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू एड़ी चोटी का जोर लगाता है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि बाबा साहब हमसे बड़े नेता ना हो जाए। और दलित वोटों के साथ साथ जिस प्रकार से बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा, तो ओबीसी भी आकर्षित हो जाएगा, आदिवासी आकर्षित हो जाएगा, माइनॉरिटीज आकर्षित हो जाएगा, तो कांग्रेस के पास बचेगा क्या? तो ये एक पहले से ही इस प्रकार की साजिश चलती रही। बाबा साहब को लोग नेता ना माने, बाबा साहब को सिर्फ दलितों का नेता माना जाए, और इसीलिए पूरी कोशिश की गई। और बाबा साहब के खिलाफ जो नारायण सरोबा काजोलकर है, उसको चुनाव लड़ाया गया 1952 में, जो कि वो एक दूध बेचता था और बाबा साहब अम्बेडकर का निजी सचिव था। निजी सचिव मतलब नौकर ही, कि बाबा साहब जो काम बताते थे वही काम काजोलकर करता था, और 52 में वही जीत कर आता है। उसके लिए पैसा जो है वो पानी की तरह खर्चा करने वाली कांग्रेस है। बाबा साहब को जीते जी वो नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाए। तो ये सारे किस्से सभी लोग जानते कि बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कांग्रेस नहीं भेजना चाहती थी। बाबा साहब को आजाद भारत में वो जो है वो उन्हें संसद में नहीं देखना चाहती थी। 1954 में बाबा साहब भंडारा लोकसभा का उपचुनाव लड़ते हैं। उपचुनाव में भी कांग्रेस वहां पर पानी की तरह पैसा बहाती है और एक भौरव बोरकर नाम के व्यक्ति को उनके प्रतिपक्ष में खड़ा कर उसे जितवाती है। तो मतलब जिन लोगों का अपना कोई व्यक्तिमत्व नहीं है, उनकी कोई अपनी प्रतिष्ठा नहीं है, कोई सामाजिक योगदान नहीं है, देश के लिए कोई योगदान नहीं है, कोई ऐसा टैलेंट बाबा साहब के सामने कोई कुछ ऐसा टैलेंट नहीं है, बावजूद इसके कांग्रेस ऐसा करती है। तो ये कांग्रेस का इतिहास ही यही है कि कांग्रेस को लगता है कि ये जो समाज है वो लाचार रहे, हमारे पीछे घूमता रहे, इनका अपना नेता निर्माण ना हो। क्योंकि जब नेता निर्माण होता है
तो नेता अपने लीडरशिप से अपने समाज को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तो सेम चीज ये बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हुई। वही बात आपको एक और बात याद दिला दूं कि बाबू जगजीवन राम जो है उन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में सेवा दी, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए जब वो उनका देहांत हो जाता है तो वो बाबू जगजीवन राम का कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाते, बाबा साहब का तो नहीं बनाते, लेकिन बाबू जगजीवन राम जो कि दलित समाज से आते हैं और कांग्रेस को सेवा देते हैं, उनका भी कोई राष्ट्रीय स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनने दिया, बल्कि उनका जो देहांत है वो उनके पैतृक गांव में जाकर करवाते हैं, दिल्ली में नहीं करवाते, क्योंकि वो एक दलित नेता है और अगर उस दलित नेता को बड़ा कर दिया जाए तो कांग्रेस का जो बना बनाया लीडरों का ढांचा है और जिसमें सवर्ण नेता है वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए, या फिर उनकी लिस्ट में कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ना शामिल हो जाए या फिर बाबू जगजीवन राम ना शामिल हो जाए। ये तमाम सारी चीजों की जो है ये कह सकते हैं कि ध्यान रखा गया इन सारी चीजों का, और इसीलिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे को इस तरीके से नहीं देखा जाता है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में है, लेकिन वोट बैंक के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज के मौके पर ये भी मैं याद दिलाना चाहूंगी पराग कि बहन मायावती जी का जो ट्वीट आया था, मुझे आपने कहा कि जी 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 बोलो बताइए। तो वो जो बहन जी का ट्वीट आया था, मैं यही बलि का बकरा जिस प्रकार बाबू जगजीवन राम की बात आपने किया और भावराव गोरकर के बारे में जो बात कही है ना, इसके अंदर में जिस प्रकार कांग्रेस ने समय समय पर दलित समाज के ऐसे नेताओं को उठाया और अपने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उनका उपयोग करने का काम किया, क्या उसी पर क्या ये बात सच है? क्या आवाज जो है वो कट गई थी पराग, फिर से बोलिए, आवाज कट गई थी। जी जी हेलो बताइए। आप रिपीट करें क्वेश्चन, क्योंकि आवाज कट गई थी। जी मैं सवाल को दोहरा देता हूँ कि जिस प्रकार आपने तमाम बातें कही कि भावराव गोरकर को लेकर बात कही, बाबू जगजीवन राम को लेकर कहा कि कांग्रेस ने समय समय पर तमाम दलित समाज से आने वाले नेताओं को अपने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, मतलब कि कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए दलित समाज के लोगों का उपयोग किया, क्या उसी प्रकार अभी जिस प्रकार देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया, क्या इनको भी कांग्रेस उपयोग करना चाहती है? क्या ये बात सच है? ये सच और झूठ पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिलहाल दलित नेताओं में अगर कोई बड़ा नाम है वो बहन मायावती है, और लगातार सभी समाज की बात करती हुई नजर आई, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। उन्होंने भी अपने ट्वीट के माध्यम से ये बड़ा बयान दिया था कि जब भी कांग्रेस मुसीबत में रहती है तो बलि का बकरा दलित को बनाती है, और आज की तारीख में दलित मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बलि का बकरा बना है, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। पूरे देश के अंदर किसी भी हालत में कांग्रेस जो है अपने आप को खड़ा करना चाहती है ताकि लगे कि विपक्ष इस देश के अंदर जिंदा है, और इसीलिए कांग्रेस को लगा कि हमारा जो वोट बैंक है वो वोट बैंक दलित वोट बैंक है। दलित वोट बैंक लगातार माननीय कांशीराम साहब के आंदोलन से कांग्रेस से छिटकता गया, क्योंकि माननीय कांशीराम साहब ने ये बहुत प्रोपेगेंडा किया, बताया कि बाबा साहब कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चुनाव को उजागर माननीय कांशीराम साहब ने किया कि किस प्रकार कांग्रेस ने षड्यंत्र करके बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं आने दिया। यही बात बामसेफ, बीएसपी और DS4 के माध्यम से ये भी बताया कि पूना पैक्ट किस प्रकार से थोपा गया। इससे कांग्रेस को लेकर दलित समाज जो है काफी आक्रोशित है, नाराज है। इतना ही नहीं, माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब की जो किताब है कि गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, वही बाबा साहब की जो कोटेशंस है, बाबा साहब ने जो अपने भाषणों में जो बातें कही है कि कांग्रेस का चवन्नी का सदस्य नहीं होना, कांग्रेस यह जलता हुआ घर है, तो ये सारी चीजों को माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन आंदोलन के पटल पर लेकर, और इस आंदोलन में जो लोग इंस्पायर हुए
उन तमाम लोगों ने कांग्रेस का जो दुपट्टा पकड़कर जो लोग पीछे चल रहे थे कि मावा कांग्रेस है, माझा कांग्रेस है, मेरी कांग्रेस है, वो तमाम दलित वोट जो है वो पूरा सा पूरा जो है छिटक गया था। और एक बहुजन आंदोलन के तहत वो मनोहर कांशीराम साहब ने अपनी तरफ कर लिया था। तो अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि दलित वोटों को कैसा रिझाया जाए, कैसे उन्हें अपने पाले में लेकर आया जाए। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई थी कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अभी भी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पे है और दलितों का, खासकर दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का जो नेतृत्व है वो एक पार्टी कर रही है। तो ऐसे में वोट बैंक जो सिमिलर है, चाहे दलित हो, SC ST का हो, या फिर OBC का हो, या फिर माइनॉरिटीज का हो, तो जो भी वोट कांग्रेस का रहा था वो कांग्रेस से छिटक कर कहीं BSP में चला गया और कुछ जो हिंदुत्ववादी या फिर हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर BJP में चला गया। तो अब कांग्रेस हिंदू राष्ट्र वाला जो वोट बैंक है वो तो रिटर्न नहीं ला सकती है। तो अब कांग्रेस को लगता है कि अपना कम से कम दलित वोट तो ले आए, और यही एक बात रही कि वो अपने वोट बैंक को लेना चाहती है और इसीलिए सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, बाकी कुछ नहीं। प्रधानमंत्री बनने की रेस में फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। अगर आप सर्वे कर लें कि पूछा जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे और बहन मायावती में से आप किसे जानते हैं, पता चल जाएगा। पराग जी, जैसे कि देखा हमने सहारनपुर के अंदर में जो एक दंगे से एक नेता उभर कर निकल कर आते हैं, नाम चंद्रशेखर आजाद बताते हैं, भीम बनाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि मैं कभी अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, उसके बावजूद भी आजाद समाज पार्टी को बना देते हैं। कहाँ देखते जब कि बहुत कि आज युवाओं का चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, कितना असर पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी को आने वाले भविष्य के अंदर में, किस तरीके असर तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि चंद्रशेखर आजाद से असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से वो आते हैं, इस पर मुझे फिर एक बात याद आ रही है। मनोहर कांशीराम साहब कहते हैं कि जब बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो गाजर को लेकर घूमते हैं, फिर गाजर की सीटी बनाते हैं। अब वो सीटी कभी बजी तो बजी, नहीं बजी तो उसको खा जाते हैं। तो उसी प्रकार से चंद्रशेखर रावण का हो रहा है। उन्होंने पहले एक संगठन बनाया, बच्चों की तरह एक संगठन बनाया, संगठन चला तो चला, नहीं चला तो फिर दूसरा, नहीं चला तो फिर तीसरा। तो उस प्रकार भीम आर्मी के बाद फिर भीम आर्मी एकता मिशन, और फिर अब ये जो है पार्टी वार्टी जो दिख रहा है। लेकिन ये इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि चंद्रशेखर रावण के जो संबंध है, चंद्रशेखर आजाद के जो संबंध है, वो कांग्रेस से नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी कई ऐसे बयान देखे गए, कई तस्वीरें ऐसे देखी गई प्रियंका गांधी के साथ, कांग्रेस के नेताओं के लिए उनके बयान देखे गए हैं। उसके बाद यूपी के अंदर वो समाजवादी पार्टी के कैसे नजदीक है, वो तमाम चीजें देखी गई है। और फिलहाल जो है उनका तो ये कह सकते हैं, विधानसभा छोड़िए, नगर निकाय में ही उनका क्या स्टैंड रहा, किस प्रकार से उनकी रणनीति रही और किस प्रकार से उनका वोट बैंक रहा, वो देखकर तो लगता नहीं है कि कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। लेकिन BSP का नुकसान थोड़ा बहुत तो कर पाएंगे, कहीं कहीं कुछ जगहों पर नुकसान करने के लिए जो है वो चंद्रशेखर को रखा गया है। ये हम कह सकते हैं चंद्रशेखर का इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से या BJP की तरफ से या जो भी बहुजन समाज पार्टी के विरोधी पार्टी है उनकी तरफ से लगातार उनका इस्तेमाल हो रहा है। और ये चीजें हमने पहले बताया, जैसे कि काजोलकर का इस्तेमाल किया गया, भाऊराव बोरकर का इस्तेमाल किया गया, जगनेश मेवानी का इस्तेमाल किया गया, उसी प्रकार बाबू जगजीवन राम का इस्तेमाल किया गया, उसी प्रकार चंद्रशेखर का हाल होना है, बाकी कुछ नहीं। बारे में आपने भी चर्चा की है कि किस प्रकार जी, जैसा कि आपने हाल ही में अभी नगर निकाय चुनाव के बारे में जो बातचीत की है, जिसके बारे में बताया कि चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से इन्होंने हाल रहा, समाजवादी पार्टी से जिस प्रकार उनका एक गठबंधन देखा गया कि कहां पर उनका एक गठबंधन था, कहां पर उनका प्रत्याशी उन्होंने विरोधी में खड़ा किया था, ये तमाम चीजों का किस तरीके से देखते, क्या बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए ही चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के खेमे में है, या फिर तमाम दूसरे प्रदेशों की जो पार्टियां वहां पर
विपक्षी दल है उनके साथ में नजर आई। बात आपने बताई कि कांग्रेस के साथ में भी उनके संबंध कई बार देखने को मिले, प्रियंका गांधी के साथ में कई तस्वीरें देखने को मिली। कितना आप सही मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ और सिर्फ रोकने के लिए या फिर तमाम विपक्षी दलों को बढ़ाने के लिए ही चंद्रशेखर आजाद काम कर रहे हैं, या फिर क्या मानते हैं इन तमाम चीजों को? ये चंद्रशेखर आजाद के बयानों को आप देखें तो एक बयान वो हमेशा देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी रास्ते से भटक गई है। बहन मायावती जो है वो मान्यवर कांशीराम साहब की तरह पॉलिटिक्स नहीं करती है, उनके रास्ते से बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती। तीसरा वो ये कहते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी हो गई। चौथी बात ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर या बहुजन समाज पार्टी को लेकर लगातार निगेटिव बातें करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों की पार्टी है, रास्ते से भटक गई है, मिशन मूवमेंट पे नहीं रहती है, मिशन मूवमेंट पे काम नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें और बहन जी पर कटाक्ष लगातार दिखता है। वही चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी में परशुराम की जो जयंती के बैनर पोस्टर होते हैं उसमें उनका नाम दिखाई देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के साथ भी वो अपनी तस्वीर साझा करते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको बसपा से है, बसपा को आइडियोलॉजी से भटक गई ये कहने में उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई, वो कभी ये नहीं कहते कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई, वो ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई। ये एक बात है कि वो हमेशा बसपा का ही विरोध करते हैं, उनके बयान आए दिन जो रहते हैं वो बसपा के खिलाफ रहते हैं। दूसरी बात, बसपा जो है वो सड़कों पर आंदोलन करने में विश्वास नहीं करती, वो कॉन्स्टिट्यूशनली और सदन के अंदर, संसद के अंदर कितना बात कर सकते हैं, सदन के अंदर कितनी बात रख सकते हैं, इस पर विश्वास करती है, क्योंकि 4 बार के शासनकाल बहुजन समाज पार्टी का तमाम लोग देख चुके हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, राजनीति की अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर रावण की, तो सहारनपुर में वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये कहते हुए दिखते हैं कि हमारा जो है गठबंधन है किसके साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। वही आगरा में जो है वो दोनों वो भी मेयर की सीट पर अपने कैंडिडेट देते हैं और समाजवादी पार्टी भी कैंडिडेट देती है। तो क्या ये गठबंधन जो होता है क्या सिर्फ सहारनपुर के लिए होता है? तो सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के साथ क्यों जाते हैं चंद्रशेखर आजाद? क्योंकि सहारनपुर में इमरान मसूद के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की जो कैंडिडेट है वो काफी बड़ी टक्कर दे रहे हैं, और यही संभावना बन रही थी, यही लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का जो मेयर है वो सहारनपुर से निकलना तय है, और वो जो तय हुई जो जीत थी उस जीत को हार में बदलने का जो काम है वो चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए चंद्रशेखर आजाद जो है वो मतलब कि विरोधी पार्टियों के साथ, बसपा के विरोधी पार्टियों के साथ लगातार दिखते हैं, बसपा को रोकने के लिए ही। और ये सारी जो चीजें है वो हम इसको अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जोड़कर अगर हमें पता चले तो उसे बाबा साहब अम्बेडकर के या फिर मानवर कांशीराम साहब की भाषा में उसे स्टूजेस कहा जाता है, एजेंट कहा जाता है और दलाल कहा जाता है, भटवा का तमाम लोग जानते हैं कि बाबा साहब ऐसे लोगों को जो समाज के साथ नहीं जाता, वो सिर्फ एक सीट की पॉलिटिक्स, 2 सीट की पॉलिटिक्स अगर कोई करता है तो उसे ऐसे ही नामों से संबोधित किया गया है। बाबा साहब ने भी अपनी किताबों में किया, मानवर कांशीराम साहब ने तो चमचा युग ही लिख डाली है। पराग जी, तो अभी पूरे चर्चा को अभी समाप्त करते हैं। समय की नज़ाकत को देखते हुए काफी सारी बातों को हमने चर्चा है कि इसी तरीके से जो डिस्कशन, इस तरीके से चर्चा लगातार हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। आखिर में सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगा कि आने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम तरीके से जो बहन मायावती का जो गठबंधन को लेकर एक नजरअंदाजी देखने को मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो विधानसभा के चुनाव होने वाले उसको लेकर उन्होंने बात रखी है। लोकसभा को लेकर फिलहाल में उन्होंने कुछ बात नहीं रखी, कुछ चर्चा नहीं की। बात इसके साथ साथ जहां पर कांग्रेस और बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, ऐसे मुस्लिम मोर्चा को लेकर पूरी बुलंदी के साथ में बहन मायावती में नजर आ रही है। क्या लगता है तमाम तरीके से फिर एक बार दलित, आदिवासी और मुस्लिम का एक गठजोड़ बनाने के लिए बहन मायावती की एक पूरी की पूरी एक रणनीति देखने को मिल रही है? किस प्रकार देखते हैं, उसके बाद में इस चर्चा को हम समाप्त करें।
तो अंतिम सवाल है। जी हेलो, अंतिम सवाल है। हाँ जी, अंतिम सवाल अभी मैंने किया। जी अच्छा, आप दोहराएंगे इसे, क्योंकि आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ पा रही है। जी 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 जी, मैं यही कह रहा था कि जिस प्रकार बहन मायावती का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो तमाम विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर ही चर्चा की है। लोकसभा के 2024 के चुनाव को लेकर तमाम उन्होंने बड़ी बातें तो नहीं की। देखने को इस प्रकार मिला कि उन्होंने हिंदुत्व के जो एजेंडा जो पार्टी और कांग्रेस चला रही है, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी साबित करने में लगी हुई है, इसको लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही। इसी के साथ-साथ उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर एक अपना बड़ा स्टैंड रखा है कि मज़ारों को कहीं न कहीं तोड़ना, ये कहीं न कहीं गलत है और साथ ही साथ मुस्लिम समाज के साथ में इस वक़्त बहन मायावती खड़ी नज़र होते हुए आ रही है। तो क्या लगता है नगर निकाय के चुनाव में जैसे मुस्लिम समाज को दी गई, आने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज का पिछड़े समाज की एक बार रणनीति के तौर पर गठजोड़ बनाने का काम बहन मायावती के माध्यम से किया जाने वाला है? देखिए, गठजोड़ जो है या फिर गठबंधन की अगर हम बात करें, प्री पोल अलायंस की बात करें या फिर समाज के साथ गठजोड़ की बात करें, तो राजनीति में फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं बार-बार कहती हूँ कि बहन जी की पॉलिटिक्स को जल्दी से जल्दी समझना बड़ा मुश्किल है। क्या निर्णय होगा, कैसा निर्णय होगा, कब होगा, कुछ तय नहीं है और किस प्रकार से डिसीजन होगा, क्योंकि हमेशा चौंकाने वाले निर्णय जो है वो बहन जी के रहे हैं। फिलहाल हवाएं चल रही है कि कांग्रेस के साथ बहुजन समाज पार्टी जो है वो बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई सबूत नहीं आए हैं। सिर्फ चुनावी गलियारों में ऐसी चर्चाएं चल रही है, हवाएं चल रही हैं। रही बात दूसरी, तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ने का उनका पहले से अनुभव रहा है। 1996 में पहली बार कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का प्री पोल अलायंस हुआ था यूपी के अंदर, लेकिन उसके और ये भी नहीं कंफर्म भी नहीं है कि ये जी। यूपी के अंदर हुआ था या फिर सेंट्रल में हुआ था। तो उसको थोड़ा जो है उसको मैं सुधार कर लूँगी। तो 96 में लेकिन बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ हुआ था। फिलहाल समाज के साथ ही जाना जो है वो उसी का संदेश जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आ रहा है कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम और ओबीसी को साथ में लेकर बहुजन समाज पार्टी चलेगी, लेकिन राजनीति में एक आंख बंद करके और एक आंख खुली रखकर काम किया जाता है। तो अब आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ अलग किस्म की खबरें, गठबंधन की खबरें, विपक्ष के साथ जाने की खबरें, तीसरे मोर्चे में ऐड होने की खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीजें तो एक मिस्ट्री है, रहस्य की तरह है, तो वो धीरे धीरे ही सारी जो है फोल्डिंग्स खुलते रहेगी। जी। पराग। जी, जैसा कि आपने तमाम मुद्दों को लेकर आज की इस चर्चा में बातचीत की, आपने देखा कि किस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कौन आने वाले भविष्य में 2024 में बहन मायावती के साथ में रेस में होगा या फिर नहीं होगा, ये तमाम चीजें इस प्रकार बनी हुई है जिसको लेकर हमने तमाम चीजें अभी चर्चा की है। आपकी राय प्रतिक्रिया में लिखकर ज़रूर बताएं किस प्रकार बहन मायावती के माध्यम से आने वाले लोकसभा 2024 की रणनीति रहेगी। क्या बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार कांग्रेस के माध्यम से या फिर बनाया जाएगा या फिर बहुजन समाज पार्टी इतनी सक्षम हो पाएगी कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार बहन मायावती खुद बन जाएगी। ये तमाम चीजें बनी हुई, आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में को लेकर आप क्या राय रखते हैं उसे भी हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशन चौपाल के साथ, मिलते हैं इसी प्रकार की नई चर्चा में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।